नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसा आप सब लोग। बच्चों पहला पड़ाव के सीरीज़ में जो हमारे पास मिड टर्म एग्जाम्स आएंगे उसमें आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 की जो मैं वो क्वेश्चंस दे रही हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप कोई पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का आपको ये वाले क्वेश्चन वहाँ पे दिखेंगे ही दिखेंगे। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं, बिकॉज चैप्टर बहुत लेंथी है तो इसके लिए मैंने द मोस्ट क्वेश्चंस दिए हैं इसके अंदर। तो पहला पार्ट हम इसमें यही कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इसको समझाने का और लर्न करने का तरीका दोनों बता देती हूँ मैं आपको। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड लिस्ट द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो बताना है, उसके इवेंट्स बताना है, उसकी इक्वेशन देनी है। अब देखो, हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, 1 मार्क के अंदर बात खत्म हो गई। ओके, आपको 3 मार्क में कहा जा रहा है कि लिस्ट द इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द फोटोसिंथेसिस। ओके, या तो 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं गिव द इक्वेशन फोटोसिंथेसिस। बात समझ में, बात यह है कि इसी क्वेश्चन में से आपको 1, 2, 3 मार्क जो है वो कैसे करके शफल करके ले सकते हैं। तो अपन पूरा अगर हमने इसको अच्छे समझ लिया है तो हम लोग उस आंसर को फॉलो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन में इस तरीके से बेटा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ठीक है, खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है कौन, जो ग्रीन प्लांट्स करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो खाना बनाने का टेक्निक होता है, जो प्रोसेस होता है जहाँ पे प्लांट जो है वो सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना बनाता है, उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब इसमें से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका। कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, देखो मैं आपको बताती भी जा रही हूँ क्या क्या क्वेश्चन आपको और इसके अंदर दिखेंगे बनने में। आपसे ये पूछ सकते हैं विच रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अगर ये कोई सवाल आपको मिल जाता है इस तरीके से, ओके, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब ये होगा, सबसे पहला सनलाइट, ठीक है, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा वाटर और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 नाम लिख के आओगे तो आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं आपको इसके अंदर। बात समझ में आ रही किस तरीके से हो रहा है ना, चीज़ों को समझना बेटा। चलिए, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 3 इवेंट्स बता दो। तो चलो 3 इवेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा बेटा, कीवर्ड्स ध्यान रखो, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होगा, क्या एब्जॉर्ब होगा, सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, ओके, बाय द क्लोरोफिल। कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। तो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, कौन कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है, ये पहला इवेंट। ठीक है, तो आप याद कर लो कि जो भी अपना फ्लावर है समझो, ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट है, तो सबसे पहले सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होगी प्लांट के थ्रू। फिर क्या होगा, अभी सनलाइट जो एब्जॉर्ब हुई उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द केमिकल एनर्जी, है ना। और तो कोई एनर्जी आ नहीं सकती, इसमें कोई करंट तो आता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी नहीं, केमिकल एनर्जी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी के अंदर। जैसे ये हुआ ना, तो जो पानी उन्होंने लिया था, ओके, 3rd नंबर में हमने लिखा है पानी उन्होंने लिया था H2O जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, H2 और O2 के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया गया उसको क्या किया गया, रिडक्शन। अब चैप्टर नंबर 1 याद करो, उसके अंदर हमने देखा था रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब क्या था। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पानी के टूटने के दौरान जो ये H2 यहाँ पे आया ना, ये H2 ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है। ठीक है, और क्या 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 कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि ग्लूकोज के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई बेटा अच्छे से, एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं, अच्छे समझो। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जा रही है बाय द क्लोरोफिल, डन। दूसरा प्रोसेस जो लाइट एब्जॉर्ब हुई उसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी, क्यों, ताकि वो जो वाटर उन्होंने प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है ना, सक किया है थ्रू द रूट्स, तो उसको वो तोड़ पाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन तो किसी काम का होता नहीं है प्लांट के अंदर, तो वो ऑक्सीजन तो निकाल देते हैं। ठीक है, वी नो ना कि ऑक्सीजन इज एक्सहेल्ड आउट बाय द प्लांट, तो वो निकाल देते हैं। अब ये जो H2 बच गया, हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो ये हो गया उसका 3rd इवेंट। बात समझ में, ठीक है, बोल के करोगे इजीली हो जाएगा, इतना को रटाफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गिव्स द क्लोरोफिल, सनलाइट और कुछ एंजाइम्स काम आते हैं, वी आर गेटिंग द ग्लूकोज। बट ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो बैलेंस कर लेना, या नहीं हो तो फिर अभी ऐसे ही लर्न कर लो इसको बैलेंस्ड के फॉर्म में। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन का एक्सप्लेनेशन है। देखो अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। होलोजोइक मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा खाना जो है वो निगल जाना, स्वेलो करना, तो उसको होलोजोइक कहते हैं हम लोग। ये जो प्रोसेस होता है खाने को ऑब्टेन करने का बाय द अमीबा, उसको हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे बेटा अपन? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 5 रहेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन इंजेशन की। ठीक है, तो क्या होगा? देखो इंजेस्टन, इसका मतलब कि अगर आपको लिखना हो तो आप इसमें लिख सकते हो इंजेशन, पहले टाइटल दे सकते हो और फिर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो। सो अमीबा इंजेक्ट्स फूड बाय यूजिंग द, ठीक है, अब हमें पता है अमीबा जो फॉल्स फिंगर बनाता है जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। ओके, सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। ठीक है, सूडो का मतलब ही होता है, देखो ये ना सूडोपोडिया। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं फॉल्स फिंगर्स। एक्चुअली पोडिया का मतलब तो फीट होता है, बट ठीक है, अब यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है, इसके लिए अपन बोलते हैं फॉल्स फिंगर्स। ठीक है, वैसे तो ये फीट होता है, तो फॉल्स फिंगर्स बना लेता है। अब आप फिगर में देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन क्लियर। उसके बाद क्या करेगा? वो जो फूड वैक्यूल है उसको एंगल्फ कर लेगा, अंदर की तरफ एंटर कर लेगा। तो फूड वैक्यूल, उसके बाद स्टमक तो होने नहीं वाला है, एक ही सेल से तो बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो फूड वैक्यूल है वो एक तरीके की पोटली होती है उसके अंदर, जहाँ पे खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, खाना जब डाइजेस्ट हो गया तो देखो द फूड इज एनगल्फ्ड विद द लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म द फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द वैक्यूल बाय द एंजाइम्स। अब खाना एब्जॉर्ब हो गया ना, ठीक है, तो नाउ खाना डाइजेस्ट हो गया, तो अब क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। तो इसमें आप सेकंड प्रोसीजर क्या लिखोगे बेटा? डाइजेशन। अगर आपको हेडिंग देके करना है तो आप डाइजेशन लिखो और फिर वो स्टेटमेंट लिख दो सेकंड पॉइंट वाला। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपका एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, तो थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? एब्जॉर्प्शन। अभी जो खाना है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में चला जाएगा थ्रू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों होगी? इसमें कोई पाइपलाइन तो होती नहीं है कि अपन बोले एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से गया, तो डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन का मतलब कि सेल के जो बीच में होल्स होते हैं ना, वो होल्स में से ही जो साइटोप्लाज्म में खाना चला जाता है। अब ये खाना जो है वो यूज़ किया जाएगा फॉर द एनर्जी पर्पस एंड द ग्रोथ ऑफ अमीबा। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं बेटा असिमिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेशन टाइटल देकर आप इसको लिख सकते हैं। एंड लास्ट दैट इज द इजेशन। क्या होगा बेटा? इजेशन। इजेशन इसका मतलब कि अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो अमीबा के अंदर कलेक्ट हुआ, वो क्या हो जाएगा? सेल को क्या कर लेंगे? रप्चर, मतलब सेल को इसे फाड़ देंगे और उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल देंगे और सेल फिर खुद ब खुद जो है वो चिपक जाता है आपस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायग्राम भी बनाना है और ये लिख के आना है। आपको जो मेन डी सेक्शन आता है, ठीक है, उसमें आपको पूछा जा सकता है कंप्लीट 4 मार्क के अंदर ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 3 मार्क में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द फूड मटेरियल इन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। सो किन किन तरीक़ों से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है जब फूड मटेरियल जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। इसको आप एक और क्वेश्चन की तरह देख सकते हो। यहाँ पे आपको लिखा जाएगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, गिव द पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो उसके अंदर भी यही सेम क्वेश्चन है, आंसर आएगा। ओके, अब इसमें क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो पहले टूट जाता है पैरोवेट के अंदर। ये पैरोवेट जो है वो 3 कार्बन से मिलकर बनता है। उसके बाद अगर ये पैरोवेट जाता है यीस्ट के अंदर, ठीक है, यीस्ट में, यीस्ट मतलब कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है फॉर देयर सर्वाइवल, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, फिर आपको आएगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हो गया। अब यहाँ पे एब्सेंस नहीं लिख सकते अपन, यहाँ पे अपन लिखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है बट कमी है उसके अंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी है। तो ये होता है हमारे मसल सेल्स के अंदर। उस पर बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलेगी। ओके, तो लैक्टिक एसिड इज एसिडिक फॉर्म। इसके लिए हम लोग जब रनिंग करते हैं तो उसमें हमारे जो टांगे वगैरह होते हैं उस पर क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, हमें दर्द होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एक रहेगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें CO2 निकलेगा। जैसे अभी हम एक्सेल आउट कर रहे हैं CO2, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। इसको अपन कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, तो ये 3 मार्क का आपका क्वेश्चन जो है वो आपको मस्त इस तरीके से चार्ट बना के आ जाना है, आपके 3 मार्क क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
आइए देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो आप देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में चीज़ें हैं क्या क्या। किडनी है, ठीक है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो गया यहाँ पर, ओके। सो ये है हमारा फिगर। ओके, आप इस पे देख सकते हैं कि क्या कहा हमने सबसे पहले हमने कहा किडनी। ओके, किडनी के 2 पेयर्स हैं, फिर इसमें से जो ये ट्यूब निकल रहा है, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, यूरेटर। फिर ये है यूरिनरी ब्लैडर और चौथा क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है। KU3 याद कर लेना, ठीक है, KU3, K इज़ फॉर किडनी और 3 U। ओके, 3 U कौन से U आ जाएंगे इसके अंदर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ओके, चलिए अब इनका थोड़ा सा अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फिगर ड्रॉ करके आना है बिल्कुल आपको। अब ये भी आपको 3 मार्क में पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है, 3 मार्क तो इजीली है, 3 या 4 मार्क में एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे किडनी है, तो किडनी क्या है, देखो बीन शेप स्ट्रक्चर है, रेडिश ब्राउन इन कलर है, और वो हमारे जो बैकबोन होता है ना पीछे की तरफ, ठीक है, उसके ईदर साइड मतलब कि दोनों तरफ जो ये मौजूद होते हैं। ओके, ये मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन का। किडनी क्या करती है, जो ब्लड उसके अंदर आता है उसको फिल्टर करती है और जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। उसके बाद चलो ये किडनी का फॉर्म तो हो गया, फिर क्या होगा, तो अब ये जो आप देख रहे हो ना ट्यूब्स, ठीक है, ये जो ट्यूब्स है यूरेटर, ठीक है, ये जो है वो इस यूरिन को लेके आएंगे, ठीक है, इनका काम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके आना। सो पेयर ऑफ थिन मस्कुलर ट्यूब्स कॉल्ड द यूरेटर कम्स आउट ऑफ ईच किडनी, एक हर किडनी से आएंगे। इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर तक उसको पहुंचाया जाता है, किसको, यूरिन को। देन इट इज़ अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो ब्लैडर है वो कैसा है, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक मतलब कि एक ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक बैग की तरह है वो, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है, विच स्टोर्स द यूरिन। एंड फोर्थ इज द यूरेथ्रा, ओके, ठीक है, फोर्थ इज द यूरेथ्रा। सो ये जो यूरेथ्रा है बेटा, ये क्या करेगा, ये ट्यूब होता है जो बेसिकली वो यूरिन को एक्सपेल आउट कर लेता है, मतलब बॉडी में से बाहर निकाल देता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड इन ह्यूमन बींग्स। ओके, चलो तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो बेसिकली किडनी का नेफ्रॉन जो है वो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपके बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, आगे दिखाती हूँ थोड़ा इजी तरीके से। अब बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा, क्या है ग्लोमेरुल्स। क्या है ग्लोमेरुल्स, देखो इट इज़ कंपोज ऑफ द टेंगल्ड मास ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, टेंगल्ड मतलब कि उलझा हुआ पूरा ट्यूब्स का गुच्छा है। ये एक्चुअली फिल्टरिंग पार्ट है, ये एक छन्नी की तरह काम करता है, इसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुल्स। ओके, ग्लोमेरुल्स इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच्ड। याद कर लेना इसके साथ कौन सी आर्टरी अटैच्ड है, देखो फिगर में देखो कौन सी आर्टरी अटैच्ड है, रीनल आर्टरी। देखो वो आर्टरी जो लंग्स के साथ अटैच होती है उसको पल्मोनरी बोलते हैं, और वो आर्टरी जो किडनी के साथ अटैच होती है उसको रीनल कहते हैं, ठीक है। तो रीनल आर्टरी इसके साथ अटैच होती है। अब बेसिकली यही जो आर्टरी है वो ब्लड लेके आएगी ग्लोमेरुल्स के पास, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट मतलब कि देने वाला, ठीक है, और जो ग्लोमेरुल से ब्लड रिसीव करेगा, ठीक है, सो दैट वन इज रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुल्स को अपन कहेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेना ये ब्लड दे रहा है, ठीक है, ये ब्लड दे रहा है, और यहाँ से एक और ट्यूब आता है उसको वो ब्लड लेता है, तो वो आ जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूरा क्लीन हो जाता है ना, तो ब्लड में जो इम्प्योरिटी होती है वो निकल जाती है, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटी वाला ब्लड जो लेके आता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ब्लड में से इम्प्योरिटी निकाल के उसको फिर से वापस सेंड किया जाता है कि ब्लड पूरी बॉडी में और सर्कुलेट कर ले। तो जो आर्टरी उसको रिसीव करती है उसको अपन कहेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। नाउ जो ग्लोमेरुल्स हैं ये बेसिकली ये जिसके अंदर एक पूरा रखा गया है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो पूरा कटोरी है, ये कटोरी में जो रखा गया है इसको अपन कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है बेटा। तो इट इज़ कॉल्ड द बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल जो है इट एक्सटेंड्स इन द फाइन ट्यूब। ये आगे आप देखो फिगर देखो बेटा, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है ये देखो यही आगे जाकर ही देखो इसका ये है नेक, ठीक है, और ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा ट्यूब जो है वो पूरा बोमेन्स कैप्सूल ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, ये रहा ये ग्लोमेरुल्स, देखो ये बोमेन्स कैप्सूल है ना,
अब ये देखो पूरा पूरा पोर्शन यही एक्सटेंडेड हो चुका है, पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल ही पूरा नीचे की तरफ एक्सटेंड किया गया है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कि इट इज़ एक्सटेंडेड इनटू द फाइन ट्यूब, ठीक है, जो कोइल्ड है, कोइल मतलब कि उलझा हुआ है, टेरा मेरा है। ट्यूब्स फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन्स कन्वर्ज इनटू द इलेक्ट्रिक कलेक्टिंग डक्ट विच फाइनली गोज टू द यूरेटर, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे ट्यूब्स है, ये तो एक है ना, अब एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। आई रिपीट, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो ऐसे सारे के नेफ्रॉन जो है वो आपस में कलेक्ट हो जाते हैं कलेक्टिंग ट्यूब के साथ, फिर वो यूरेटर पे पूरा जो यूरिन है वो पास कर लेते हैं, ओके। नाउ अगर आपसे 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, आपसे कहा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो ये 3 मार्क का आपको क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बेटा क्या है इसके अंदर, पहले हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा वर्ड क्यों होता है, अल्ट्रा मतलब बारीकी, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से फिल्टर किया जाता है, मतलब कि एक एक चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें भी जो इम्प्योरिटी होगी ना वो भी निकाली जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है इट इज़ अ फिल्ट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। ब्लड में से जो भी फ्लूइड आता है, मतलब कि जो भी लिक्विड आता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा फिल्टर होता है यहाँ पे आउट ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। मतलब कि ग्लोमेरुल्स के अंदर ही पूरा का पूरा जो है वो फिल्टर होता है। जितने भी सब्सटेंस ब्लड के अंदर हैं वो सारे के सारे फिल्टर्ड हो जाते हैं एक्सेप्ट द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज़्यादा साइज़ में हैं और जो ब्लड कॉर्पोरल्स होते हैं, मतलब कि आरबीसीज और वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ फिल्टर हो जाता है, मतलब कि बाकी सब कुछ ब्लड में से निकल जाता है, खाली लार्ज मॉलिक्यूल्स और जो ब्लड के वेसल्स हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, खाली वही ब्लड को वापस दिए जाते हैं, क्योंकि छन्नी इतनी छोटी होती है कि उनमें से वो तो निकलेगा नहीं ना। ये जो फ्लूइड निकला ग्लोमेरुल्स में से, इसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, जो भी गंदगी निकली उस गंदगी में क्या, पानी है, यूरिया है, सॉल्ट्स हैं, ग्लूकोज है और बहुत सारा सॉल्यूट्स है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब समझो यहाँ पे पूरा काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का पूरा काम हो गया। अब बोमेंस कैप्सूल देखो, एरो नज़र आ रहा है ना आपको, एरो मतलब कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर रहा है। अब बाकी प्रोसीजर नीचे से होगा। तो अभी सेकंड स्टेप क्या है, दैट इज़ द सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे ऐसे यूज़फुल मटेरियल्स भी होते हैं जो अभी तक ब्लड के पास नहीं पहुँचाए गए हैं, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, कुछ सॉल्ट्स ऐसे हो जाते हैं। ये सब्सटेंस जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं सराउंडिंग द नेफ्रॉन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल एट द वेरियस लेवल। अब आप मेन फिगर देखो, ये जो आप देख रहे हो ना पूरा उलझा हुआ है, ठीक है, ओके, ये आप देख रहे हो ना ये सब कुछ, ठीक है, ये पूरी की पूरी ये जो थिकनेस ये पूरा है, इसको जकड़ के बैठा हुआ है, तो ये साइड ब्लड कैपिलरीज है। तो इस पूरे प्रोसीजर में जब भी कोई भी चीज़ रीयूज़ करने वाली होती है, तो ये जो बोमेंस कैप्सूल की पूरी ट्यूब है वो पूरा का पूरा मटेरियल, ठीक है, जो भी रीएब्जॉर्ब वाला है, अच्छा जो है वो ब्लड कैपिलरीज को वापस लौटाता चलता है। इसके लिए इसको अपन कह लें रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसके लिए नाम क्या है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सब कुछ नहीं लौटा रहे, जो भी अच्छा है बॉडी के लिए वो। फिर आएगा थर्ड पोर्शन, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये ज़्यादातर जो है अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट में जाके पूरा का पूरा कलेक्ट हो जाता है। ये प्रोसेस जो है वो सेल्स परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर हम देखें, ठीक है, कि जो ब्लड है, जो ब्लड के पास जितने भी वेस्ट मटेरियल्स थे वो सारे कलेक्ट किए गए, और कलेक्ट करने के दौरान जो भी प्रोसीजर के अंदर क्या क्या आया, पोटेशियम आया, हाइड्रोजन आया, केराटिन आया, ये कुछ फिनॉल, पेनिसिलिन हम लोग दवाई लेते हैं ना, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ड्रग्स वगैरह जो होते हैं वो सब कलेक्ट हो जाते हैं। अब ये फ्लूइड जो है वो नाउ फ्लोज थ्रू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज यूरिन, ठीक है। अब जो ट्यूब्यूल के पास जा रहा है लिक्विड वो यूरिन कहा जाएगा, जिसके अंदर पानी रहेगा, यूरिया रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब रहेगा। अब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें हटा देती हूँ, क्योंकि अपने लेवल में इतना ज़्यादा है नहीं, मैंने लिख तो दिया था, बट ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कि इतना सब करेंगे अपन, ठीक है। तो इसको मैं पूरा हटा देती हूँ। मैं अपन सिंपल सीधा द फ्लूइड से स्टार्ट कर लेंगे। ये सब चीज़ें हमारे में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही लिख देना है, आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लो, फुल मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, सो क्लियर इतना, ओके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए लेट्स सी नाउ, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी अगर हम देखें, ठीक है, तो इट इज़ अकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट इज़ अकर्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
ओके ये जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एनारोबिक सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ये टाइप का रेस्पिरेशन आपको प्लांट्स एनिमल्स दोनों में देखने को मिलेगा और ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिसेलुलर टाइप में देखने को मिलेगा। ठीक है, डन, ईजी। 3 मार्क में आएगा, 4 मार्क में तो आएगा नहीं, 3 मार्क में आएगा, कोई भी 3 पॉइंट्स लिख के आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो बेटा, जैसे कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड कैरी करेंगी और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, जबकि वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेके आएंगे और हार्ट को देंगे। ठीक है, आर्टरीज के वॉल्स थिक होते हैं और जो वेल्स होते हैं वो उनमें नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वेल्स मतलब कि समझो द्वारपाल। ठीक है, तो उनके यहाँ पे कोई भी द्वारपाल नहीं होता। द्वारपाल मतलब कि वॉचमैन। ठीक है, ये वो है कि जो रोकता है कि भाई नहीं ये अंदर नहीं जाएगा, ये नहीं आएगा, ऐसे करके। और ऐसा अभी भी समझ सकते हो कि जैसे गेट होता है ना, ठीक है, गेट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो गेट खुलना और गेट का बंद होना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, वेल्स में ज़रूर होता है क्योंकि ब्लड पीछे की तरफ वापस फ्लो बैक ना करे, वो रोकने के लिए। ब्लड पासिंग थ्रू द नैरो लुमेन ऑफ आर्टरी इज मोर ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ब्लड जो है वो जो आर्टरी में से जाता है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होता है, इसके लिए उसके पास प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। जबकि ब्लड जो वेन्स में से बहता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है और उसके पास लो प्रेशर होता है। आर्टरी कैसी होती है, देखो प्रेशर ज़्यादा है तो उसका लाइक स्ट्रेच होना ज़रूरी, वरना फट जाएगा, तो इसके लिए मोर इलास्टिक होता है एंड दे आर डीपली सीटेड। ठीक है, हमारी यहाँ पर ना अपने को यूँ वेन्स नज़र आती है ना, वो वेन्स होती है। ठीक है, आर्टरी भी वो बहुत अंदर की तरफ होती है, वो दिखती नहीं है वो आर्टरीज। वेन्स जो हैं वो लेस इलास्टिक होती है, वो दिख जाती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो भी हमारी ग्रीन कलर की नसें दिखती हैं, दीज आर नथिंग बट द वेन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड वाई इज इट नेसेसरी। देखो डबल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है वो एक्चुअली 2 बार हार्ट में आता है ना, इसलिए इसको अपन कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब ह्यूमन हार्ट जो है उसके पास 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, जो राइट साइड है, की पॉइंट्स ध्यान देना बेटा, जो राइट साइड है वो कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है। ओके, और उसको कहाँ लेके जाना है, लंग्स के पास लेके जाना है फॉर द प्योरीफिकेशन। उसी टाइम पे जो लेफ्ट साइड है वो क्या होगा, वो रिसीव करेगा अच्छा वाला ब्लड, कहाँ से, लंग्स में से, और बॉडी के पार्ट्स को वो फिर आगे जाकर बॉडी के पार्ट्स को सेंड किया जाएगा। इसकी वजह से इसको अपन कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब हार्ट में ब्लड 2 बार आया। देखो एक गंदा वाला खून था वो लंग्स के पास गया, ठीक है, पहले हार्ट में आया, हार्ट ने उसको लंग्स के पास भेजा, लंग्स में वो प्योरीफाई हो गया, फिर वो हार्ट में आया, तो हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है ना, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब क्यों ज़रूरी है भैया, ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इतने एक्टिव होते हैं तो हमें बहुत एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी डिमांड इज़ टू लार्ज, इसके लिए ज़रूरी है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें सेपरेट कर पाएँ ताकि वो एनर्जी जो है वो सेपरेट हो पाए एंड वी कैन गेट दैट एनर्जी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन्स। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हार्बीवरस इज रिलेटिवली मच लॉन्गर देन दैट ऑफ द कार्निवरस। ठीक है, जो हार्बीवरस की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी लंबी होती है कार्निवरस से। क्यों ऐसा, देखो जो हार्बीवरस होते हैं ना बेटा, हार्बीवरस जो होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होता है। क्यों, क्योंकि वो उनके डाइट में ज़्यादातर क्या होता है, ग्रास, प्लांट्स, ये सब होते हैं। अब ये जो घास फूस जो भी होता है, ठीक है, उसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सेल्यूलोज भी बहुत ज़्यादा होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसके लिए जितना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ओके, उतने ही ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया पाए जाएंगे और जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, अच्छे बैक्टीरिया, ठीक है ना, वो उस सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू द ग्लूकोज, तब जाके उनको एनर्जी मिलती है। जबकि जो कार्निवरस होते हैं, ठीक है, जो मीट वगैरह खाते हैं, जो शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का, उनके अंदर सेल्यूलोज इतना नहीं होता है, उनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। अब प्रोटीन इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, प्रोटीन आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, इसके लिए उनको इस तरीके के बैक्टीरिया की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दैट्स वाई दे हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है खाना खाने के लिए, उसको अपन कहते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो न्यूट्रिशन उसको अपन कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक में क्या हो जाएगा, वो जो लाइक कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, आप और हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अब लोग क्या बात कर रहे हो मम्मी, हमारी मम्मी तो किचन में बैठे होते हैं, बना दें। अरे वो तो खाना टेस्टी बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो खाना बना हुआ है ना, बस उसके अंदर वो थोड़ा सा ऐसे तड़का वड़का लगा के उसको टेस्टी करते हैं। तो बस बेसिकली खाना तो ऑलरेडी बन चुका होता है, जो प्लांट बना चुके होते हैं। ओके, तो हम तो खाली वो बस ले लेते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स।
ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें से लाइक ये ऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रिपेयर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब अगर जो होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, अमीनो एसिड्स है, ये सब कुछ। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वो बनते हैं ऑटोट्रॉफिक में, जबकि हेट्रो के अंदर ये ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बन पाते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स यूज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एनिमल्स जो है वो ये वाला फॉर्म ऑफ लेते हैं। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब देखो ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन है वो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में टेक्स प्लेस होता है। अब इसके अंदर एक लंबा सा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स हैं उसके अंदर, एंड जो उस खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। द मेन ऑर्गन कौन से हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है। क्या क्या है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इसको आप ऐसे याद करो, मॉस इन एलए, ठीक है। मॉस जो है वो एक आदमी है, वो कहाँ में है, एलए में है, लॉस एंजलिस में है, ठीक है, याद कर सकते हो। तो एम का क्या हो जाएगा, माउथ, ओ का ईसोफेगस, एस का स्टमक, एस का स्मॉल इंटेस्टाइन, इन मैंने इसके छोटा लिख दिया, मतलब आपको खाली स्टेटमेंट की मॉस, या तो आप ऐसे बोल, मॉस इज इन एलए, इस भी लिख सकते हो, मॉस इन एलए, ठीक है। और एल का हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और ए का हो जाएगा एनस, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, तो ये आपका हो जाएगा मॉस, ओके, इन लार्ज एलए, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एलए, ओके। चलिए, उसके अलावा इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं बेटा, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियास, इंटेस्टिनियल ग्लैंड, ठीक है, ये सब ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं बेटा हम लोग। ये फिगर है आपके लिए, बाकी आपके बुक पे फिगर दिया हुआ है, यू कैन गो फॉर एनी फिगर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि माउथ में जैसे हम लोग खाना डालते हैं तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ द टीथ, टंग, हम उसको पूरा तोड़ देते हैं, ठीक है। तो फूड इज ब्रेकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीस बाय द टीथ, ओके, और वो सलाइवा के साथ मिक्स कर लेते हैं, जो सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से। ये सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सलाइवरी एमिलेज, क्या बोलेंगे, सलाइवरी एमिलेज, और वो कन्वर्ट करेगा स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर। ध्यान देना, ये वाली पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये खाना कहाँ पे जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। अब स्टमक में क्या होगा, तो स्टमक में बेटा 3 जूसेस होते हैं, देखो, ठीक है। स्टमक के अंदर 3 गैस्ट्रिक जूस होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। HCl के 2 काम होते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा, स्टेट द 2 रोल्स ऑफ HCl। तो पहला रोल तो ये है कि वो खाने को कन्वर्ट कर लेता है एसिडिक मीडियम के अंदर, मेक्स द फूड एसिडिक मीडियम। दूसरा क्या करता है ये, इट किल्स बैक्टीरिया, क्या करेगा बेटा, इट किल्स बैक्टीरिया को किल करेगा, ठीक है, ये आपको आएगा। अब अच्छा, अब से क्वेश्चन लाइक आएगा कि उसको खाना एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो ध्यान दे देना, HCl मेक्स फूड इन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट पेप्सिनोजन एंजाइम, ताकि वो जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाए, ओके, एंड ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन, और प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन कर पाए, ठीक है। अगर सवाल आता है दैट वाई HCl मेक्स द फूड एसिडिक, तो इट मेक्स द फूड एसिडिक टू एक्टिवेट, ठीक है, टू एक्टिवेट द पेप्सिनोजन एंजाइम सो दैट इट डाइजेस्ट या इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन। आई बात समझ में? मैंने कहा था ना आपको, मैंने वो क्वेश्चन दिए जिसमें से आपको 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क कैसे भी आ जाएंगे, मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है। तो इसके लिए वीडियो को खाली ऐसे पॉज करके खाली लर्न मत करना, सुनो मैं क्या कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ मैं आप लोगों को। कोई आपको ऐसे सब चीज़ें शॉर्ट में नहीं बताएगा, हर एक चीज़ के लिए आपको एक नया क्वेश्चन थमा के देगा और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देकर डर जाओगे। तो सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं, बट वो सारे के सारे क्वेश्चन एक टॉपिक में से निकले हुए हैं, ठीक है बेटा।
फिर आएगा अपने पास सेकंड पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या करेगा मैंने बता दिया, वो एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अब HCl तो बहुत ज़्यादा एसिडिक फॉर्म होता है, तो वो तो हमारे स्टमक के दीवारों को जला देगा, तो इसके लिए म्यूकस निकलता है। म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक के लाइनिंग को, इनर लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये 3 चीज़ें आपको स्टमक में देखने को मिलेंगी। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है एक्सप्लेन द डाइजेशन इन स्टमक, तो आपको ये वाला यहाँ से लिख देना है, और ये अगर आप चार्ट ऐसे बना के आओगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, ठीक है। देखो साइंस में ना बेटा एक चीज़ याद कर लेना, साइंस में जितना ज़्यादा आप ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, ऐसे कोई बनाओ तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आंसर लगता है। और जब आप ये करोगे ना तो आपका सीधी सी बात है वो जो थ्योरी पोर्शन है वो कोई इतना रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे कुछ बना तो लगेगा कि बच्चों को बहुत आता है, और ये आपके लिए ईजी भी हो जाता है, टाइम सेविंग भी हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि स्टेटमेंट नहीं लिख के आना, स्टेटमेंट लिख के आना वो आप खुद भी बना सकते हैं, स्टेटमेंट्स खुद फ्रेम कर सकते हैं, तो उसको तो रटाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है बेटा। चलिए अब क्या हुआ देखो, अच्छा अभी एक बार फिगर देख लो, ठीक है। टंग वगैरह हो गया, ठीक है। स्टमक में खाना आ गया। अब स्टमक में खाना जो है वो बेटा 3 घंटे रहता है, ठीक है। 3 घंटे रहता है स्टमक में खाना। अच्छा मैं ये चीज़ें ऐड कर दूँ यहाँ पर, इन स्टमक फूड रिमेन्स, ठीक है, फूड रिमेन्स ऑलमोस्ट 3 hours, ओके। एंड हेयर फूड इज, याद कर लेना, ठीक है। एंड हेयर पार्शली डाइजेस्टेड, खाना कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है बेटा। कैसा है, पार्शली डाइजेस्टेड, ये चीज़ याद कर लेना, ओके ओके। अब आगे देखो बेटा, अब आगे ये जो है ना, जब खाना यहाँ पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, ड्यूडेनम, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे खाना जो है वो लीवर में एक जूस आता है और पेंक्रियास में से एक जूस आता है, वहाँ उन दोनों के साथ मिक्स हो जाता है। आप फिगर को अच्छे से देखो बेटा प्लीज़, ठीक है। देखो ये ड्यूडेनम है, अब यहाँ पे है गॉल ब्लैडर जिससे बाइल जूस आएगा, और इसके नीचे है पेंक्रियास जो अपना जूस निकलेगा। तो ये अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम कहते हैं अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके बेटा। तो अब देखो क्या क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ओके ये तो हो गया हमारा, ठीक है। ये रहा, द फूड इज मिक्सड विद द बाइल फ्रॉम द लीवर, ठीक है। लीवर में से क्या आता है, बाइल जूस आता है, और पेंक्रियाटिक जूस आता है किस में से, पेंक्रियास में से आता है। बाइल जो है वो ब्रेक डाउन करेगा फैट्स को इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ठीक है। फैट्स को वो छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेगा, और पेंक्रियाटिक जूस जो है बेटा वो एंजाइम होते हैं उसके अंदर, ट्रिप्सिन और लिपेज, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, और लिपेज जो है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, ओके बेटा। देखो यहाँ पे ये वाला आप अच्छे से देख लो, ओके। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास लीवर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सीक्रीशन फ्रॉम लीवर, लीवर में क्या है, बाइल जूस है। ये बाइल जूस क्या करेंगे, लार्ज ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर लेंगे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इमल्सिफिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन इज डन बाय द बाइल जूस टू कन्वर्ट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। इतना आपको लिख के आना है, बहुत बारी वाली चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, ओके। उसके बाद पेंक्रियाटिक जूस में क्या है, तो हमने कहा कि ट्रिप्सिन है और लिपेज है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर और फैट को ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद फूड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, कहाँ पे, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो क्या होगा, तब उस दौरान स्मॉल इंटेस्टाइन एक जूस सीक्रेट करेगा, उसको अपन कहते हैं इंटेस्टेनियल जूस, ठीक है। अब देखो फिर से फ्लोचार्ट समझ लो तो वो पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, वो इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट कर रहा है, उसमें 3 एंजाइम्स आएंगे। तो बेसिकली उसमें होगा क्या, ठीक है। तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर, फैट कन्वर्ट किया जाएगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन कन्वर्ट किया जाएगा अमीनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद चलो देखो एक बार, ठीक है। अब इतना हो गया, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। जो वॉल है इंटेस्टाइन के, उनके पास जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं पूरे उसके ट्यूब के अंदर, ऐसे पूरे ट्यूब में होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, विली, ओके, या विली बोलो, विलाई बोलो, नॉर्मली विली कहा जाता है। ये क्या करता है, अगर आपको पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली,
ठीक है। तो याद करना, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेता है ताकि डाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाए। ओके, अभी जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बॉडी के अंदर, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन को भेजा जाएगा और एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, डन, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो अब ह्यूमन के अंदर क्या क्या होता है, देखो इट इज़ कम्पोज ऑफ मेन पेयर ऑफ लंग्स। इनके साथ जो है वो बेटा बहुत सारे ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं जो शुरू होते हैं नॉस्ट्रिल से। अब इसको पहले याद करने का आपको एक तरीका बता दूं। नॉर्थ पीपल लव टू बॉयल लार्ज अंडा। ठीक है, नॉर्थ पीपल लव टू बॉयल लार्ज अंडा, ये चीज़ याद करना। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स कवर हो जाएंगे वो देख लेना। मेन अपने पास आ जाएगा इसके अंदर नॉस्ट्रिल। ठीक है, पीपल में पी में क्या आ जाएगा, फेरनेक्स। एल में क्या हो जाएगा, लार्नेक्स। ठीक है, टी का क्या हो जाएगा, ट्रैकिया, बहुत सारे बच्चों को ना लर्न नहीं होते हैं। ओके, बी का क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई। एल का क्या हो जाएगा, लंग्स। और अंडे का ए क्या हो जाएगा, एल्वियोलर। ठीक है, हो गया। ओके, तो ये अपने पास पार्ट्स हैं, हो जाएंगे लर्न अभी ना। ठीक है, नॉर्थ पीपल लव टू बॉयल लार्ज अंडा। ओके, चलो अब देखते हैं क्या है इसका मतलब। अब नॉस्ट्रिल्स में हमारे पास लाइक दो नोज़ हैं। ठीक है, ये नेज़ल पैसेज है जहाँ से बेसिकली एयर जो है वो अंदर जाती है। अभी जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं इनके पास पतले पतले से बाल होते हैं और छोटा सा लाइक म्यूकस उसके अंदर होता है। ठीक है, और ये जो म्यूकस होते हैं और ये जो बाल होते हैं वो जो भी एयर के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। तो दैट इज़ नथिंग बट द फिल्ट्रेशन। ठीक है, एयर जो है वो अंदर की तरफ कैसे होते हैं, वार्म अप हो जाती है और आगे और पास ऑन होती है नीचे की तरफ। फाइनेक्स आया, फाइनेक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो नेसल पैसेज के साथ कनेक्टेड होता है, बस वो सिर्फ हवा को अंदर डालता है। लार्नेक्स जो है वो नीचे की तरफ आता है फाइनेक्स से, और इसको अपन कहते हैं वॉइस बॉक्स। अभी लड़कों को आपने देखा होगा एडम्स एप्पल, लड़कियों का दिखता नहीं, लड़कों का दिख जाता है। दैट्स आई एम गिविंग द एग्जांपल, होता दोनों के अंदर है। ट्रैकिया के अंदर जो है वो कार्टिलेज की पूरी रिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्या बोलते हैं स्केलेटन देखा हो आपको भी पता होगा, ऐसे करके ऐसे रिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, इसको अपन यूँ ट्रैकिया बोलते हैं पूरा यूँ। तो ये जो कार्टिलेजस रिंग्स होती हैं वो बेसिकली क्या करता है ना, वो एयर जब आती हैं तो एयर समझो अभी एयर नहीं है तो उस टाइम पे वो रिंग्स जो हैं वो आपस में कोलैप्स ना हो वो बचाता है। ओके, फिर आता है ब्रोंकाई। इट इज़ अ पेयर ऑफ ब्रोंकियाई कम्स आउट ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है तो ट्रैकिया से ठीक है दो पार्ट्स निकलते हैं, उसको अपन कहते हैं ब्रोंकियाई। और लंग्स के अंदर ठीक है, लंग्स के अंदर ये पार्ट्स जो हैं वो चले जाते हैं। जब लंग्स में जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ये और जाके अंदर छोटे से और ज़्यादा वो डिवाइड होते हैं। और इन सब में ठीक है बेटा, इन सब के अंदर एक छोटे से बॉल्स बलून की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन कहते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको, एल्वियोली। ये जो एल्वियोली होते हैं ये बेसिकली अगर हम देखें तो ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं ब्लड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कैसा ब्लड आया ना इसके बाद लंग्स के पास जाता है ना ब्लड, अपन ने देखा हार्ट के अंदर। ठीक है, तो जब लंग्स के पास ब्लड जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो वो इस तरीके से बन जाता है ऑक्सीजन रिच, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। तो ये पूरे के पूरे जो है वो फंक्शंस और स्ट्रक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। आपको इसमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा अगर आपको 3 मार्क में आता है तो। अगर कहते हैं कि एसेंशियल नहीं है तो मत ड्रॉ करना। अगर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो मेरा सुझाव होगा कि ड्रॉ करके आना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये पूरा ऑर्डर लर्न हो गया ना। ठीक है, नॉर्थ पीपल लव टू बॉयल लार्ज अंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं तो वो किस टाइप से होता है। तो देखो, एक जैसे अभी हम लोग सांस ले रहे हैं तो इसको इनहेलेशन कहेंगे, बाहर निकालेंगे तो एक्सहेलेशन कहेंगे। तो अब इस होते तो ये दो ही है। ठीक है, अंदर सांस लो, बाहर सांस निकालो। तो जब इनहेलेशन होता है तब क्या क्या होता है, तो ये पॉइंट्स ही याद करना, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनहेलेशन के अंदर जो थोरिएक कैविटी है, थोरिएक मतलब कि चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपांड हो जाती है। आप अभी खुद ट्राई करो ना, जब आप सांस अंदर लोगे यू विल फील कि मेरी चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो गई। जो रिब्स होते हैं, ठीक है, जो ये कमर पे जो रिब्स होते हैं ना,
ठीक है, वो लिफ्ट अपवर्ड्स, ओके, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है शेप में। जो लंग्स के वॉल्यूम है ना, लंग्स फूल जाता है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और एयर एंटर होता है लंग्स के अंदर। यही पॉइंट्स आपको मेमोराइज करनी है और यही आपको लिख के आना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक्सेलेरेशन में क्या होगा, इसका उल्टा, ठीक है, जहाँ पे थोरैक कैविटी एक्सपांड हो रही थी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे रिब ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। डायफ्राम जहाँ पे फ्लैट हो गया था ये एक डोम शेप में आ जाएगा, ऐसे करके शेप में आ जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा लंग्स का, क्योंकि आपने एयर को बाहर निकाल दिया। ओके, बस इतना सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे एक्सप्लेन करना है, देखो अब ये लिखा तो है मैंने पूरा का पूरा, लाइक द लंग्स सप्लाई रिच ऑक्सीजन ब्लड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। अब मैं आपको सिंपल एक फ्लोचार्ट बना रही हूँ, वो फ्लोचार्ट के तो आपको समझा देती हूँ और आपको वो इजीली लर्न हो जाएगा। उसी फ्लोचार्ट में से आप ये सारे के सारे पॉइंट्स जब आप करेंगे ना, तो आप उसी को खुद से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो फ्लोचार्ट को अच्छे से देखना मैं क्या बता रही हूँ, क्या कह रही हूँ। देखो सबसे पहले बेटा याद कर लो, सबसे पहले याद कर लो, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। इसका मतलब वीना मतलब क्या होता है, वेन्स, ठीक है। तो जो मोटी वाली वेन्स होती है उसको वीना कावा बोलते हैं। सुपीरियर मतलब कि ब्रेन से जो ब्लड लेके आ रही है, और इंफीरियर मतलब कि लोअर बॉडी से ब्लड लेके आ रही है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो है वेन्स हैं वो कौन सा ब्लड लेके आएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी। नाउ यू नो बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड, तो ये इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और ये ब्लड, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। ओके, अब ये ब्लड गया, अब राइट आर्ट्रियम से ये ब्लड आएगा नीचे की तरफ, मतलब कि राइट वेंट्रिकल में, ओके। अब राइट वेंट्रिकल के यहाँ पे एक बाइकस्पिड होता है, इसको अपन कहते हैं, सॉरी एक वेल्व होता है, इसको अपन कहते हैं ट्राइकस्पिड। क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वेल्व होगा, जो बेसिकली मैंने कहा ना दरवाजे की तरह काम करता है, दरवाज़ा बंद होगा खुलने का। तो जब आर्ट्रियम से राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी जब राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ऊपर से नीचे की तरफ जब ब्लड आता है, तो वो जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है, ठीक है। तो वो दरवाजे का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व, वो खुल जाता है, ओके। उसके बाद ये जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड किसको देगा बेटा, लंग्स को देगा, ठीक है। किसको देगा, लंग्स को। कैसे देगा, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। किसकी मदद से देगा, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से देगा। ध्यान करना, दुनिया में एक यही पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी की सारी आर्टरीज जो है ना बेटा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ध्यान देना, ठीक है। एक मार्क्स का सवाल है, पेपर अगर बनाने वाला का ऐसा दिमाग नहीं, मैं पूछता हूँ बच्चों से, तो ऐसे कोई सवाल पूछ ही लेंगे। तो एक ही आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, दैट इज़ द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर कहना मत कि सपना मैंने बताया नहीं था, मैं बता रही हूँ आपको, सुनो ध्यान से मेरी बातें। अब ये लंग्स जो है वो उसको कन्वर्ट कर लेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ठीक है। सो नाउ हियर ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स प्योर, ठीक है। किस में आ गया, प्योर ब्लड, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किस में होगा, ये होगा रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डीऑक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब लंग्स ने प्योर कर लिया, अब क्या करेगा लंग्स जो है, ये ब्लड जो है वो किसकी मदद से, पल्मोनरी वेन की मदद से ये ब्लड किसको देगा, ये ब्लड देगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। याद करना, एकलौता यही पल्मोनरी वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करता है, बाकी सारे के सारे वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है बेटा। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से ये किसके पास जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब अगेन द्वार खुल जाएगा और उस द्वार का नाम क्या है, बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड जो है वो किसको पहुंचाएगा, एओर्टा को। एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, पूरी सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी। और यही एओर्टा जो है वो ब्लड किसको दे देंगे,
बॉडी पार्ट्स, ठीक है, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में वो सर्कुलेट कर लेंगे। बस दैट्स इट, ये रहा आपका सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। अगर ये पूरा फ्लो चार्ट आपको लर्न है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप ऊपर देखोगे आपको यही सब चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, यही सब चीज़ देखने को मिलेगा, क्या ही है, डन, ठीक है। तो इसको लर्न कर लेना, ऊपर वाले पॉइंट्स एक बार रीड कर लेना, खुद ही स्टेटमेंट बना के आ जाओगे, नो नीड फॉर रटा फाओ प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? देखो वैसे तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट क्या हो सकता है कि आपको जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस पूछ ले, तो इसलिए मैंने आपको दे दिया। तो जो जाइलम है वो वाटर कैरी करता है और मिनरल कैरी करता है फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो फ्लोएम है वो फोटोसिंथेसिस मतलब कि खाना कैरी करता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं होती है यहाँ पे, बट ऑब्वियसली एनर्जी यूज्ड होती है जो एटीपी से निकलती है, ठीक है। तो ये इसके दो मेन हैं, अगर आप लिखना चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो दैट इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, ये खाली एक ही डायरेक्शन में जाएगा जाइलम, ठीक है, बॉटम टू टॉप में। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन कहेंगे मल्टी डायरेक्शन, मतलब क्यों इसके पास साइडवेज डायरेक्शन भी होता है ना इसके लिए, ठीक है, ये तो मल्टी डायरेक्शन होता है, तो वो भी लिखना, तो आप वो भी लिख सकते हो इसके अंदर, ओके। जाइलम में सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो डेड होते हैं, इट कंटेन मैक्सिमम डेड वेसल्स और इट कंटेन्स मैक्सिमम लाइव वेसल्स, ठीक है। ये 9th का ही क्वेश्चन है। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चंस जो गिव रीज़न है और इसमें आपका सब कुछ समेट लिया मैंने। नाउ अब गिव रीज़न में है सबसे पहला पॉइंट दैट वाई डू पीपल कंप्लेन ऑफ एसिडिटी प्रॉब्लम्स ऑन कंज्यूमिंग टू मच फैट एंड प्रोटीन। तो देखो फैट और प्रोटीन जब आपने अभी देखा ना अपन ने डाइजेशन, तो डाइजेशन के दौरान क्या बन रहा है, फैटी एसिड्स बन रहे हैं और अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। देखो नाम ही क्या है, एसिड्स। अब एसिड आएगा तो सीधी बात है, जब लोग ज़्यादा फैट खाते हैं और ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तो उनके पेट में क्या हो जाता है, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, दैट्स वाई दे हैव द एसिडिक प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट ना बेटा, वाई आर द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स थिकर एंड मोर मस्क्यूलर देन द वॉल्स ऑफ आर्ट्रिया। आर्ट्रिया मतलब आर्ट्रियम, ठीक है। आर्ट्रियम के वॉल्स से वेंट्रिकल के वॉल्स ज़्यादा थिक क्यों होते हैं? यहाँ पे मैंने फिगर दिया था, हाँ देखो देखो आप देखो यहाँ पे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल देखो, इसके वॉल्स कितने मोटे हैं ना, और ये देखो आर्ट्रियम, आर्ट्रियम में आप देख सकते हैं बहुत ऐसे ये वाली लाइन देखो, ठीक है, कितनी पतली पतली लाइन है। तो इनके वॉल्स जो है वो इस तरीके से हैं, मोटे और पतले। तो क्यों है? तो इसकी वजह से क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ब्लड को हार्ट से बाहर निकाल के बॉडी की तरफ पहुंचाने के लिए। अब इतने प्रेशर के लिए उसके वॉल्स कैसे होने चाहिए, थिकर होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होने चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डू पीपल फील पेन इन लेग मसल्स वाइल रनिंग। जब वो रन करते हैं उनको मसल्स में कुछ टाइम के बाद लेग पेन क्यों होता है? तो कोई इंसान जब बहुत तेज़ भागता है ना तो वो उसको सीधी बात है उसको पेन होता है मसल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उस दौरान क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में टेक्स प्लेस होता है। रनिंग के दौरान एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है मसल्स को, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ठीक है उतनी एनर्जी मिल नहीं पाती है। इसके लिए क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। वो चार्ट याद करना 3 वाले थे ना, ठीक है। और यही लैक्टिक एसिड जो है वो क्या कर लेगा, पेन में पेन देगा लेग मसल्स के अंदर, ओके। अब धीरे धीरे खैर वो पेन कम हो जाता है जब आप आराम करते हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल। आपने देखा होगा मछली वगैरह, उनका पूरा मुंह टू 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 चलता रहता है, ठीक है। क्यों? पूरा दिन सांस लेती है, बहुत फास्ट सांस लेती है। बहुत प्यारा सा सिंपल सा आंसर है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो है ना बेटा, लाइक हम हैं, आप हैं, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जो बेसिकली 21% अमाउंट है, जबकि एक्वेटिक एनिमल्स के पास जो आता है वो कौन सा होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो जो 1% से भी कम अमाउंट में है। अब वो भी ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है, उनकी बॉडी को भी डिमांड तो चाहिए एनर्जी की, तो वो एनर्जी की डिमांड फुलफिल करने के लिए ये होता है कि उनको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है टू ऑब्टेन द सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितना हम लोग को चाहिए होता है। इसके लिए उनका ब्रीदिंग जो है वो हम लोगों से मतलब टेरेस्ट्रियल से ज़्यादा होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर लिया चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेस। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेगमेंट में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।